इसी के साथ ही सिर्फ 1 मिनट के लिए हम प्रभु को स्मरण करेंगे, क्योंकि गणपति जी की विद्या के बिना ज्योतिषी हम सीख नहीं सकते, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं सीख सकते। अभी मैं जब बैठी हुई थी, वेट कर रही थी 8:30 टाइम होने का, तो उस समय मैं पाठ ही कर रही थी। तो मेरी ये इच्छा है, आप लोग भी गणपति महाराज को, जो विघ्नहर्ता है और जो हमें इस विद्या को देने वाले हैं, उनसे हम ये प्रार्थना करें कि हम, देखिए जब हम जुड़ते हैं ना, तो हम खुद नहीं जुड़ते, हमारी सोल, हर एक इंसान की सोल क्या है, परमात्मा का ही रूप है। तो उस परमात्मा के रूप में ही हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें सबके बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। और इससे पहले हम 2 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे, और इसका बीज मंत्र है। और इसके साथ साथ मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको ऐसे ऐसे बीज मंत्र बताऊंगी, जिसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी। जो बीज मंत्र है, शावर मंत्र है, वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। वो आगे वाले आने वाले क्लासेस में मैं आपसे बात करूंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं, 11 बार पढ़ेंगे। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। प्रभु, हमें इस विद्या को सीखने की आपसे इजाजत चाहिए, और हम इस विद्या को अच्छे से सीख पाए, और सभी लोग अपने इस विद्या से अपनी लाइफ को नेविगेट कर पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ ही स्टार्ट करती हूँ। देखिएगा, मैं आपके सामने एक पेन पेपर ले लीजिए, एक चार्ट बनाएंगे जिसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ अभी। देखिएगा, एक पेन पेपर ले लीजिए आप सभी। इसमें इस तरह से बनाएंगे आप इसको। 12 बॉक्सेस बनेंगे। पहले आपने इसको क्रॉस नहीं लगाना है, क्योंकि ये हम किसी की एक जन्म कुंडली बना रहे हैं। तो पहले आप इसको एक सेंट्रल बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद आप क्रॉस की लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लीजिएगा। स्टार्ट हो गई क्लास। I hope all of you have made this chart. देखिएगा, इसमें इस चार्ट को, इसको हम बोलते हैं कुंडली या होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी में। इसको, कुंडली को बनाने से हम अपना भूत भविष्य काल के बारे में जान सकते हैं। अगर कुंडली देखना और जानना आप समझ गए, तो आपकी 90% जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी अपने आप ही आप सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे भी। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है, क्योंकि नाम आपने सुना एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान, ये एक साइंस है। और हम एस्ट्रोनॉमी से, जो हमारे शास्त्र हैं, उन्होंने जो हमने देखा, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी से हमने बहुत कुछ कैलकुलेट करके निकाला है। तो ये 101% विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है। आप देखिएगा, जब जब किसी की महादशा, लाइफ में दशाएं चलती हैं, टोटल दिशाएं हम जो मान के चलते हैं कि हमारी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मान के चलते हैं 120 ईयर्स का मानते हैं, जिसमें हम हर एक प्लेनेट को अलग अलग ईयर्स की दशाएं देते हैं। जैसे मान लीजिए, किसी की शनि की महादशा चल रही है या चंद्रमा की दशा चल रही है, तो उसका एक टेन्योर होता है, उसका एक पीरियड होता है। चंद्रमा की महादशा चलेगी आपकी 10 साल की, शनि की महादशा आपने देखी होगी 19 साल की चलती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी ग्रहों की कुछ ना कुछ दशाएं रहती हैं। अब उस दशा का आपके चार्ट में कैसे पता चलेगा कि वो दशा आपके लिए अच्छी है या नहीं है, वो हम चार्ट से देखते हैं। ठीक है। और कैसे दशा चेंज होने से हमारी लाइफ में चेंज होता है। अब मुझे मालूम था कि अगर दशा अच्छी नहीं है
और किसी का चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो उसका मानसिक बल बिल्कुल खराब हो जाएगा, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पैनिक हो जाएगा, बहुत इमोशनल हो जाएगा। किसी का सूर्य पीड़ित है तो उसका पिता से रिलेशनशिप खराब रहेगा, उसको आत्मबल यानी कि उसकी विल पावर कम होगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा सोसाइटी में अगर सूर्य अच्छा नहीं है, उसको नेम फेम नहीं मिलेगा, कितना भी वो लाख किसी के लिए अच्छा कर ले लेकिन नेम फेम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप उसकी रेमेडीज खुद कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे एक रोड पे खेलने वाला व्यक्ति जो है बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, बहुत बड़ा जो है प्लेयर बनता है। इसी तरह से कोई बहुत छोटा व्यक्ति है वो हॉलीवुड बॉलीवुड का स्टार बन जाता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो इंसान ने बहुत कुछ मेहनत तो है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी हमारे स्टार्स के साथ चलती है। अब देखिएगा इसको बाद में हम न्यूमेरिक कनेक्ट करके बताएंगे आपको। और एक भाग्य चीज होती है बहुत बड़ी, अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो उसके न्यूमरोलॉजी के चार्ट में 5th हाउस देखिए आप, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो भाग्य सॉरी भाग्य नहीं, जो आपका पास्ट कर्मास है वो आपके 5th हाउस से पता चलेंगे, और जो भाग्य है वो आपको 9th हाउस से पता चलेगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ देखते हैं, पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में हम ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैंने अभी सिर्फ एक सिंपल सा इसमें नंबर्स लिखे हैं, वो नंबर्स इसलिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि ये जो घर है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट भाव। टोटल 12 हाउसेस होते हैं एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कुंडली के अंदर। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। थर्ड हाउस, फोर्थ, आपको ये नंबर सभी लिखने नहीं है। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th हाउस। यानी कि टोटल कितने घर हैं? 12 घर हैं। इनको हम हाउसेस भी बोलते हैं, इनको हम भाव भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको भाव बोलिए, घर बोलिए, हाउसेस बोलिए, ये हमेशा फिक्स रहते हैं 12 के 12 घर, ये चेंज नहीं होते कभी भी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो हर एक नंबर एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आप पेपर पे लिखिए, काउंटिंग लिख लीजिए 1 से 12 तक, आप काउंटिंग लिख लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा रही हूँ। आज की क्लास के बाद आप इतना कुछ सीख कर जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत जल्दी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखिए एक नंबर है जहां पे आप लिखिएगा, 1 नंबर के सामने लिखिए मेष राशि, उसको एरीज बोलते हैं। उनका स्वामी, उस राशि का स्वामी है मंगल। फिर आप लिखिएगा 2 नंबर, 2 के सामने लिखिए वृष राशि, और उसको हम बोलते हैं, उसका स्वामी, वृष राशि को हम बोलेंगे टॉरस, उसका स्वामी है शुक्र। सरोज जी, गौतम जी, सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, इट विल फील गुड कि अगर हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना एक्सप्रेशंस के पढ़ाई नहीं होती कभी भी। एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नमस्कार सरोज जी, नमस्कार, लिखिए आराम से लिखिए, जितना समझना है पढ़िए। सेकंड है वृष, टॉरस, उसके स्वामी है शुक्र। थर्ड है मिथुन, जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, और इनके स्वामी है बुध, जिसको कि मरकरी बोला जाता है। इसके बाद 4th नंबर पे आती है राशि कर्क। जहां पे भी 4 नंबर लिखा होगा ना तो आप समझ जाओ ये कर्क राशि है, यानी कि कैंसर। इसके स्वामी जो है वो है चंद्र, यानी कि ऑनरशिप किसको मिली है? चंद्रमा को, मून को। अब लिखिए 5 नंबर के सामने लिखिए सिंह राशि, जिसको लियो बोलते हैं, इसके स्वामी है सूर्य। और एक है 6 नंबर कन्या राशि, जिसको वर्गो बोला जाता है, इसके स्वामी है बुध, मरकरी। आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगी। यानी कि अभी आपने लिखा है 1 नंबर में मेष राशि आती है, 2 नंबर में वृष, 3 नंबर में मिथुन, 4 में कर्क, 5 में सिंह, 6 में हो गया आपका कन्या राशि। 7 नंबर तुला राशि, इसके स्वामी जो है शुक्र है।
टॉरस के भी शुक्र थे। हाँ जी, हाँ टॉरस के भी शुक्र है। हाँ, 2 राशियों के, एक चंद्रमा और सूर्य को छोड़ दो आप, यानी कि कर्क राशि और सिंह राशि को छोड़ के सभी के 2-2 स्वामी हैं। अभी मैं बताऊंगी, पहले ये 12 हम राशियां कंप्लीट कर रहे हैं, फिर बता रही हूँ। 7 नंबर पे तुला, और उसको हम बोलेंगे, उसके जो स्वामी है शुक्र है। 8 नंबर वृश्चिक। कौन सा इंग्लिश होता है? किसका? तुला को क्या बोलते हैं? तुला को हम बोलते हैं लिब्रा। लिब्रा, ओके। शुक्र को वीनस, ठीक है। अब आप आ जाइए, 8 नंबर वृश्चिक राशि है, इसको बोलते हैं स्कॉर्पियो। इसके स्वामी जो है मंगल है, यानी कि एरीज 1st नंबर और 8 नंबर, ये दोनों के स्वामी मंगल हैं। इसको आप ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आपने ये नोट्स बनाए, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 1 और 8 के मालिक मंगल हैं, 2 और 7 के मालिक शुक्र हैं, 3 और 6 के मालिक बुध हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लर्न कर लेना इसको आप। इसके बाद देखिएगा धनु राशि, इसके जो स्वामी है वो है गुरु, फिर है मकर, इसके स्वामी है शनि, फिर है कुंभ, एक्वेरियस, इसके स्वामी भी शनि है, और फिर है मीन, मीन मीन स्पाइसेस, इसके स्वामी भी गुरु हैं, यानी कि सेजिटेरियस और पाइसेस दोनों के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति, यानी कि गुरु, यानी कि जुपिटर। क्लियर हो गया सबको? 2-2 ग्रहों को एक राशि मिली है, लेकिन एक राशि मिली है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को जो है एक ही राशि मिली है। सूर्य के लिए लियो और चंद्रमा के लिए कैंसर राशि है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, मैं दोबारा दिखाती हूँ। अब देखिएगा, इसमें जो काल पुरुष की कुंडली है, जिस समय ये आपका एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुआ था, तो काल पुरुष हुए थे। काल पुरुष की जब कुंडली बनाई गई थी, तो उनका काल पुरुष की कुंडली में ये पहला नंबर ही आता है, ठीक है। जब हम प्रेडिक्शन सीखेंगे, तो काल पुरुष की कुंडली से हम कनेक्शन बनाते हैं। मान लीजिए आप अपनी सभी लोग होरोस्कोप देख सकते हैं, एस्ट्रोसेज में देख सकते हैं। एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी लोगों को मालूम होगा इस एप्लीकेशन के बारे में। एस्ट्रोसेज है, और भी बहुत अच्छी साइट्स हैं, लेकिन किसी भी ऐप में जो हमें बिल्कुल टाइम एक्यूरेसी चाहिए कैलकुलेशन में, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कुछ गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपने पर्सनल यूज के लिए मैं अपने सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, जैसे कि केपी एस्ट्रोलॉजी है, पाराशरी है, तो उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलता है उससे। तो खैर, अब देखिएगा 1 2 3, अगर मान लीजिए, अब अगर आप एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करिए, ASTROSAG, मैं मोबाइल पे इसको व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप स्पेलिंग चेक कर लो, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड डाल देते हैं इसमें, अभी डलवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप अपना डेटा फिल करेंगे, नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद उसमें आप डालेंगे मेल फीमेल, आप जो भी जेंडर है वो डाल के उसको आप देखेंगे, तो आपके पास एक चार्ट खुल के आ जाएगा। अगर किसी को नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं आपको फिर बताऊंगी कैसे इसको स्टार्ट करना है। मान लीजिए किसी एक पर्सन की मैंने पत्री ली और खुल के आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, उसके यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, किसी के या फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है, किसी के 4 नंबर लिखा है, किसी के 5, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को? तो और हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर लिखा है 5 नंबर, एक की जगह ये नंबर 1 2 3 नहीं लिखे होंगे, यहाँ लिखा होगा 5 नंबर। तो 5 नंबर मतलब किसका है? सिंह लगन, लियो। तो यानी कि उसका जो लगन है, यानी उस कुंडली का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो है लियो, और उसका स्वामी कौन है? सूर्य।
तो उस पर्सन की जो क्वालिटी है, जो फर्स्ट हाउस होता है जिसको हम लगन बोलते हैं, ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको खुद दिखाता है, ये सेल्फ का हाउस है फर्स्ट हाउस। तो अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी देखनी हो, आपने सिर्फ इतना ही पूछा कि आपका क्या लगना है, या आपने उसका डिटेल लिया, आपने देखा कि फर्स्ट हाउस में उसका क्या बैठा है, तो बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगी। इसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, इसका रंग कैसा होगा। अगर कोई सैटर्न डोमिनेटेड है तो पतला दुबला लंबा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे लगन में कौन सा राशि बैठी है। और क्लियर हुआ? अब देखिए, इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड हाउस। अब हम इसके सेकेंड हाउस में जाते हैं। तो 1 सेकेंड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या नंबर था? 5, तो यहाँ पे क्या नंबर आ गया? 6 आ जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड हाउस जो है, ये अब आप नोट करिए, मैं आपको करवा रही हूँ कि हर एक हाउस जो है एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस किसको डिनोट करता है? सेल्फ को। पर्सनालिटी। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी, रंग रूप आपका। अगर देखिए लगन आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, कुछ ना कुछ बीमारी लगती रहेगी आपको। और ये सॉफ्टवेयर, हमारे पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है जिससे कि आपको हर चीज डिटेल में पता चले। हाँ जी मैम, कुछ बोलिए मैम। डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट There is रुकिए, some मैं background voice coming, madam. ओके ओके सर, मैं इसको कर रही हूँ। That is disturbing to all. ओके सर, मैं कर रही हूँ। म्यूट करना है। प्लीज आप लोग अपने आप म्यूट करिए। यस, अब मैं म्यूट ही रखूंगी क्योंकि अभी मैं पूछ रही हूँ, आपके फिर क्वेश्चन Yes. होंगे तो 1 बाय 1 हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जो चार्ट आपने बनाया उसमें आप लिख लीजिए फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा, यानी कि वो आप याद करेंगे, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत आसान है। 5 के बाद आपका सेकंड हाउस में कौन सा नंबर आ गया? 6 नंबर, ठीक है। तो सेकंड हाउस क्या डिनोट करता है? सेकंड हाउस डिनोट करता है कुटुंब, वाणी और परिवार को, और आपकी तिजोरी को, कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास पैसा है। और वो आपके पास वो डिपेंड करेगा कि हमारे वहां पे कौन से प्लेनेट बैठे हैं। हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अभी, ठीक है। सेकेंड हाउस क्या बताता है? हमारे को कुटुंब के बारे में बताएगा, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारी वाणी। अगर सेकेंड हाउस में राहु या कोई भी क्रूड प्लेनेट बैठ जाएगा ना, उस बंदे की जो भाषा होगी ना बहुत खराब हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी भाषा कैसी है, डिपेंड किस पे करेगा? उसके सेकंड हाउस की प्लेनेटरी पोजीशन पे। अब हम बोल देते हैं कोई पर्सन बहुत तीखा बोलता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन घर में इसी बात पे लड़ाई रहती है, अरे तुम बोलते ही ठीक से नहीं हो, अरे वो करे क्या, उसके तो प्लेनेट ही ऐसे बैठे हुए हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कोई दोष ही नहीं है। सेकंड हाउस आपका कुटुंब भी हो गया, आपका वाणी भी हो गया, आपका तिजोरी यानी कि जो आपके फिक्स एसेट्स हो गए, कि यानी कि अभी देखिए, अभी हम 11th हाउस में जाएंगे। 11th हाउस हमारा इनकम का होता है, तो इनकम मान लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपकी इनकम जो है 100 रुपए है, ठीक है। लेकिन अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है कि हमारी जो इनकम है वो 100 में, अगर हमारी इनकम 100 रुपए है तो हमारी एक्सपेंडिचर 120 होगा या 80 होगा या 40 होगा। ये डिपेंड करेगा हमारी प्लेनेटरी पोजीशन पे। अगर किसी के 8th हाउस में राहु आ जाए और प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी ना हो, पैसे का धुआं उड़ा देगा। करोड़पति बंदा हो तो भी वो रोएगा पैसे के लिए, क्योंकि जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्चा, जितना पैसा होगा सब मिट्टी में मिल जाएगा उसको। मेरी एक क्लाइंट है, उनका बहुत परेशान है, जीके में रहती है, बहुत अच्छी लोकेलिटी में सब कुछ, लेकिन इतना दुखी है वो। एंड समटाइम्स आई फील वेरी सॉरी फॉर हर, क्योंकि उनको
देखने में सब कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर तो एटीट्यूड है, तुम तो इतने पॉश एरिया में रहते हो, इतनी बड़ी कोठी में रहते हो, करोड़ों की तो तुम्हारी कोठी है। अरे कोठी का क्या करोगे, उसके मन से पूछो। 8th हाउस में राहु बैठा हुआ उसके, और पोजीशन उसकी ठीक नहीं है, तो वो पर्सन किसके आगे अपना दुख रोएगा। तो इसी तरह से एक, फिर मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, मैं आपको बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बता रही हूँ। हमारे कलयुग के समय में राहु और केतु की प्लैनेटरी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। राहु हमें रंग से राजा बना देता है अगर प्लेसमेंट अच्छी हो, लेकिन राहु का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है फैमिली मेंबर्स में कि राहु की दशा में व्यक्ति बहुत ऊपर उठता है, लेकिन उस दौरान अगर उसको एटीट्यूड आ जाएगा, उसको अगर घमंड आ जाएगा, और वो किसी को कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि राहु क्या है, धुआं है, उड़ाएगा, बिल्कुल ऊपर ले जाएगा, एम्बिशियस बनाएगा। उस समय उसको पता नहीं चलेगा कि क्या गलत डिसीजन कर गए। लेकिन राहु की लास्ट की दशाओं में बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इतना बर्बाद कर देगा कि रात को आंखों की नींद उड़ जाएगी आप। तो राहु की दशा किसी की भी आए, और अगर अच्छी दशा है तो खुश तो होना ही है, लेकिन संभल के चलना है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेके चलना है कि जब राहु की सेकंड हाफ की दशाएं हैं, 18 साल की दशा होती है राहु की, तो लास्ट के 7-8 साल रुला के जाएगा, और जो जितना भी कमाया होगा सब ले जाएगा, उससे भी ज्यादा ले जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेकंड हाउस हो गया। थर्ड हाउस होता है हमारा हमारे साहस का। नहीं, राहु पारुल जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। राहु जो 8th हाउस में है, किसी के नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया है कि राहु केतु कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा है साहस का, हमारे पराक्रम का। हाँ, ये हम जो सब कुछ भी देखेंगे, अभी तो मैंने आपको एक ही कुंडली बताई है, लगन कुंडली, उसी से देखेंगे। चंद्र की अभी कहाँ से बात कर रहे हैं, अभी तो हम लगन कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हाउस है पराक्रम का, हमारे करेज का, हमारे एफर्ट्स का। अगर थर्ड हाउस में हमारी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो हम जो भी एफर्ट्स करेंगे वो वेस्ट जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कोई लोग एफर्ट्स करते हैं और बिल्कुल रिजल्ट मिलता है ना, और काफी सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के प्लेसमेंट उनकी प्लैनेटरी पोजीशन में बहुत अच्छी है। उस बंदे के अंदर बहुत हिम्मत होगी, ताकत होगी। थर्ड हाउस यंगर सिस्टर ब्रदर का भी है, और थर्ड हाउस आपका सोशल मीडिया का भी है। देखिए आज की डेट में अगर मैं यहाँ ऑनलाइन मीडिया पे काम कर रही हूँ, तो रीजन क्या है कि थर्ड हाउस की प्लैनेटरी पोजीशन बढ़िया है। थर्ड हाउस हमारे को क्या दिखाता है, सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी, और कलयुग में राहु ही तो है जो हम इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग इज राहु। अब फोर्थ हाउस पे आ जाइए। फोर्थ हाउस है माता, भूमि, भवन, वाहन का और पारिवारिक सुख का। किसी के फोर्थ हाउस में अगर मंगल और राहु आ गया तो समझ लो अंगारक योग बन गया, गृहस्थी चौपट। अगर उसको बोल दिया जाए कि बेटा आप शादी करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगी, डाइवोर्स होगा ही होगा, या डाइवोर्स नहीं होगा तो इतना दुखी रहेगी वो लेडी हस्बैंड से, या हस्बैंड इतना दुखी रहेगा वाइफ से, फैमिली में सुख रहेगा ही नहीं। द मोमेंट दे स्टेप आउट फ्रॉम द हाउस दे फील गुड, द मोमेंट दे एंटर द हाउस वहीं पे उनको रेस्टलेसनेस, बेचैनी, टेंशन, परेशानी सब शुरू हो जाएगी। तो फोर्थ हाउस होता है माता का। अगर हमारा फोर्थ हाउस का प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है तो हम इसमें फोर्थ हाउस में अपने मदर से रिलेशनशिप भी देखते हैं कि हमारे मदर से रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। और देखिए प्रेडिक्शन को कैसे किया जाता है ये हम आगे सीखेंगे। मदर से रिलेशन सब कहते हैं, मैंने आपको बताया फोर्थ हाउस है माता, भूमि, भवन, वाहन, माता का है। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, आपने नोट कर लिया कि माता से रिलेशन खराब रहेंगे, लेकिन एक मेरे पास कोई है तो माता से रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, प्रेडिक्शन गलत हो गई। बताने वाले को ये आप प्रेडिक्शन जब करेंगे, इसमें हमारी इंट्यूशन, हमारी आत्मा, हमारी जो आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी है उसमें प्योरिटी होगी, तभी हमारी प्रेडिक्शन ठीक जाती है। अदरवाइज प्रेडिक्शन ठीक नहीं जाएगी जब तक कि हम खुद प्योर नहीं होंगे। रीजन क्या है कि देखिए माता से रिलेशन भी खराब हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि माता से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं लेकिन उनकी वजह से आपको दुख मिला। कैसे मिला, ना उनके हाथ में था ना आपके हाथ में है। आपकी मदर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया या उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, और आपको कहते हैं आपके रिलेशन अच्छे नहीं। अरे रिलेशन तो बहुत अच्छे थे मदर से, लेकिन मदर की वजह से आप कष्ट में रहे, उनके दुख को देख नहीं पाए, तो ये भी एक कारण है।
और 4th हाउस मातृभूमि को भी दिखाता है। अब कोई मेरे से पूछे कि मेरे को विदेश जाना है, फॉरेन में सेटल्ड होना है, तो मैं कब तक होऊंगा या नहीं, ऐसा हो पाएगा या नहीं, तो 4th हाउस मातृभूमि को दिखाता है। जिसका 4th हाउस स्ट्रांग होगा वो बाहर सेटल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4th हाउस है। अच्छा, भूमि आपकी जमीन जायदाद, घर कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा घर रहेगा लाइफ में या बड़ा मिलेगा, और वाहन व्हीकल की फैसिलिटीज कैसी रहेंगी। कईयों को शौक होता है बड़ी गाड़ी से नीचे बात ही नहीं करते कि एक गाड़ी बड़ी है लेकिन दूसरी भी बड़ी ली, तीसरी भी बड़ी ली, है ना। और कहीं होता है कि वो कहता है नहीं मैं तो एक ही छोटी गाड़ी में सेटिस्फाई हूँ, मेरा काम तो चल ही रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस भी हमारे ग्रहों के हिसाब से आता है, ठीक है। अब 5th हाउस आ जाइए। 5th हाउस है हमारे एजुकेशन का। 4th हाउस भी एजुकेशन का होता है। 4th हाउस हमें जब हम पढ़ते हैं उस समय हम 4th हाउस को भी देखते हैं। लेकिन मैम हर ग्रह का एक वक्त होता है, वो अपना प्लीज देखिए, आप जो बीच बीच में मैसेज करेंगे ना, क्योंकि आप लोग बहुत जगह से, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब खंगालते होंगे, बहुत सारे स्टडी करते होंगे, तो वो सब क्या है, मिक्स खिचड़ी बन जाती है। और अनटिल अनलेस कोई एक गाइड हो आपका जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा पाएगा, तभी आपको क्लैरिटी होगी। एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 3 साल तो छोड़ दो, 10 साल तो मुझे ही हो गए पढ़ते हुए। तो 10 साल के बाद आपके 3 जन्म भी कम है इसमें, 10 साल तो कुछ भी नहीं है, 3 जन्म भी कम है। लेकिन वैदिक अपने आप में हमारा रूट है, तो हमें बेसिक जो मैं आपको बता रही हूँ वो वैदिक बता रही हूँ। और अगर हमें प्रिडिक्शन करना होता है तो वो हम केपी भी करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, हम उसमें होरेरी भी करते हैं। जैसे मैं एक बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले टीवी पर देखा, कोई आए, उन्होंने कहा प्रश्न कुंडली से क्वेश्चन पूछो, आंसर बताएंगे, आपका काम होगा कि नहीं। मैंने कहा यार ये तो सब बकवास लग रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने प्रश्न पूछा, वो कह रहा है आपका ये काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो अब कहानी समझ में आती है कि होरेरी प्रश्न कुंडली में हम आपकी चंद्र कुंडली बनाकर प्लेनेट की पोजीशंस को स्टडी करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में ऐप के थ्रू हम, क्योंकि अब एक जमाने में तो बहुत कैलकुलेशंस रहती थी, अब तो सब सॉफ्टवेयर करके देता है हमें कैलकुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स वी कैन इजिली फाइंड आउट कि आज आपका डे कौन सा है, डे का लॉट कौन सा है, आपका लगन का लॉट कौन सा है। आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, किसी का ट्रांसफर होना है, अब वो बहुत टेंशन में है कि फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ट्रांसफर तो होना ही है, उसका गवर्नमेंट जॉब है, तो उसका चार्ट लगाओ प्रश्न कुंडली में, उसी समय आप आंसर निकालो और उसी समय आप उसको विद इन 10-15 मिनट्स में आप उसको आंसर दे पाओगे, अगर आप नए हैं तो भी। वो होरेरी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 5th हाउस। 5th हाउस है विद्या का, संतान का, और रोमांस का, लव अफेयर का। अभी मेरे पास एक चार्ट आया था, कुछ प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 8th हाउस होता है गुप्त विद्या का, गुप्त चीजों का, हिडन चीजों का होता है गुप्त। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड था, मालिक था, मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली मैंने आपसे बनवाई है ना, तो 5वें घर में कौन सा नंबर आ रहा है बताइए मेरे को। 5th हाउस में सिर्फ लिख दीजिए, चैट में लिखिए मोबाइल पे, 5th हाउस में कौन सा नंबर आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर आएगा, ठीक है, 9 नंबर आएगा। यानी कि इनके मालिक कौन है, गुरु। तो यानी कि आपके 5th हाउस के लॉर्ड कौन है, गुरु, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक चार्ट देखा, 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठ गया, और वो भी वीनस के साथ। वीनस होता है रोमांस, अफेयर, लग्जरी, मीडिया, इन सब चीजों का। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, आपका कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि हाँ मैम ऐसे चल रहा है मेरा अफेयर। कितने साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट। और एक चीज और कहना चाहूंगी, एक बार आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं तो कभी अपना चार्ट किसी को दिखाना मत, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो शौक की वजह से पथरी किसी को मत दिखाइए, क्योंकि हम अपने ग्रहों को, प्लैनेट्स को इंटरवीन हमें नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हम किसी परेशानी में हैं। तो जब परेशानी में है तो हमें रास्ता ढूंढना है ना, तो उसके लिए ईश्वर ने हमें ये विद्या दी है, हम रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन समय खराब है तब तो आप भटकोगे, लेकिन अगर समय ठीक है
सब कुछ ठीक चल रहा है, आप सीखो इसको और खुद अप्लाई करो, और बस ईश्वर से आशीर्वाद लो कि ईश्वर आपकी कृपा बनी रहे, और ज्यादा भागो नहीं, ज्यादा पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ो, और खुद सीखो इस विद्या को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद लेते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मैंने आपको पहले ही बताया था, रोग ऋण शत्रु का है। इसमें हमें पता चलता है कि हमें कोई रोग होने की संभावना है या नहीं है। अब देखिए, हर आदमी को डर रहता है कि मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, है ना, और ओल्ड एज में कैसा रहेगा, बच्चे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता, कोई भी अपने बच्चों से सेवा नहीं कराना चाहता, कोई भी हैंडीकैप्ड या डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता, लेकिन हो जाते हैं ना। जब हम यंग एज में होते हैं तब तो बहुत गर्मी होती है हमारे अंदर। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं। कई लोग तो ओल्ड एज में एडजस्ट कर जाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने उसी अंदाज में जीने की आदत होती है। और जिस तरह का कलयुग में सिस्टम है, फैमिली यूनाइटेड है नहीं है, तो उस केस में क्या है, हमें अपने फ्यूचर को प्लान करके चलना है। आप अपना देखिए कि आपको ओल्ड एज का समय कैसे जाएगा। और यहाँ तक ये भी पता चलता है कि अब तो खैर सब लोग बता देते हैं मृत्यु का टाइम, डेथ तक का टाइम, तक टाइम इन द सेंस एक रफ आइडिया दे देते हैं लोग, लेकिन देना नहीं चाहिए, लेकिन लोग दे देते हैं। तो आइडिया लग जाता है कि किस तरह का हमारा एंड है, और उस समय हमें मेंटली प्रिपेयर होना है इस वर्ल्ड को लीव करने के लिए। हमें कैसे प्रिपेयर होना अपने आप को, वो भी हमें एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। अब आ जाइए सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस बेटे ये हमारा है, सेवेंथ हाउस है हमारा पार्टनर का, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा क्या है, हाँ बस ये 12 हाउसेस हो जाए। सेवेंथ हाउस जो है, देखिए फर्स्ट हाउस क्या है, हम सेल्फ हैं, और सेवेंथ हाउस क्या है, हमारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। और सेवेंथ हाउस से हम डेली इनकम भी देखते हैं। सेवेंथ हाउस बिजनेस का भी होता है। किसी का सेवेंथ हाउस अगर अच्छा नहीं है तो वो बिजनेस कभी करेगा तो सफल नहीं होगा बिजनेस में। एक बंदा कहता है मैंने एक बिजनेस किया, आज मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया, कह रहा मैडम मैं स्क्रैप का काम करता हूँ, 7 नंबर है उसका, मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ली थी उसकी, 7 नंबर यानी कि क्या है, केतु, यानी कि डेप्थ में स्टडी, यानी कि ऑकल्ट साइंस, या फिर रिसर्च, या फिर एजुकेशन। तो मैंने बोला, ये कहता मैडम मैं जब से काम शुरू किया मेरा काम से, मैंने कहा आप गलत लाइन में हो। आप देखिए एस्ट्रोलॉजी से हमें प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। बहुत कम लोग अपने टाइम से अगर ये पता चल जाए हमें क्या प्रोफेशन सूट करेगा, तो वो इधर उधर धक्के खाएगा ही नहीं ना। तो सेवेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का भी है, हमारे इनकम का भी है, हमारे पार्टनर का भी है। इसके बाद एट्थ हाउस आ गया। एट्थ हाउस हमारी आयु को भी दिखाता है। एट्थ हाउस हमारी लाइफ में आने वाली स्ट्रगल भी दिखाता है। पारुल जी आप शायद पहले कहीं से पढ़ चुके हैं, अभी इसको मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूं मेरे को, ठीक है, आप मेरे से अलग से पूछिए चैट करके। एट्थ हाउस जो है पाताल बोलते हैं एट्थ हाउस को। अगर किसी के दशा चल रही है और उसमें 8 नंबर आ रहा है, 8 नंबर के घर की दशा चल रही है, तो लाइफ में इतनी दिक्कत आएगी, इतनी दिक्कत आती है कि पूछो मत। अब हम उस दिक्कत से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए जब एट्थ हाउस की दशा चल रही है, एट्थ हाउस का मान लीजिए एट्थ हाउस में नंबर है 4, 4 नंबर किसका है, चंद्रमा का, और चंद्रमा की ही दशा चल रही है, और चंद्रमा 8वें घर में ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो एट्थ हाउस की जब दशा चल रही है, तो एट्थ हाउस की दशा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाती है। किसी के एट्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है और शनि की ही महादशा चल रही है, तो 18 साल उसकी जिंदगी के स्ट्रगल में निकलेंगे। जैसे लोहे को तपाया जाता है ना, लोहे को तपा के ही तो गोल्ड उस निखर के आएगा, चमक में आएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आपको पहले ही पता हो कि एट्थ हाउस में मेरे को सीधे सीधे मैं ठीक से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं तो ठीक है, नहीं तो वक्त और भाग्य की मार आपको सिखाती है कि आपको अपने आप को कैसे चेंज करना है। देखिए कोई भी इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। बिच्छू है तो उसका नेचर है काट खाना, वो छोड़ेगा नहीं काट खाने से। तो हर एक इंसान का नेचर जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसको वक्त सिखाता है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर कोई नहीं सिखा सकता, वक्त की मार पड़ती है तब आदमी सीखता है। तो एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, एट्थ हाउस रिसर्च का भी है, एट्थ हाउस विद्याओं का भी है, और ज्यादातर साइंटिस्ट आपको मिलेंगे तो एट्थ हाउस की दशा में देखिए आप साइंटिस्ट मिलेंगे।
ठीक है। अब देखिए 9th हाउस है धर्म का, भाग्य का और फादर के रिलेशनशिप का, और 9th हाउस लंबी यात्राओं को भी दिखाता है, फॉरेन ट्रेवल को भी दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, हमारा कर्म, हमारा प्रोफेशन, हमारा स्टेटस, कि हम क्या प्रोफेशन करें जिससे कि हम सक्सेसफुल हों। अब देखिए आज तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इतना सटीक आपको आंसर मिल सकता है। आप अगर परेशान है अपने काम को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, अब ये देखिएगा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज की डेट में है फेथ की, क्योंकि आपने कहीं पे पेमेंट की, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली लाइफ में, कभी ना कभी तो हम दिखाते ही हैं एस्ट्रो होरोस्कोप। आपने दिखाई, आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद वो कहता जी मैं तो अब उसके बाद देख ली, आप उनका काम खत्म। अब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ रही है, तो अब आप कहाँ जाएं, फिर कितनी बार आप पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब मैच मेकिंग करते हैं शादी की, आपने बच्चे की मैरिज करनी, आपने कुंडली मिलवाई, एक बार मिलवा ली, नई बात बनी, दूसरी बार मिलवाई, हर बार तो आप पेमेंट नहीं करोगे ना उसको, ये तो प्रैक्टिकल चीज है ही नहीं है। तो इसलिए ये विद्या न्यूमरोलॉजी में मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा सटीक आता है, और आप खुद मैच कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मैच मेकिंग हमारी गलत हो जाती है ना शादी के टाइम पे, तो वो पूरी लाइफ कम से कम 15-16 जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उन सबकी बर्बाद हो जाती है। और अगर हमें मैच मेकिंग करना आता हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही मैच मेकिंग करिए। अच्छा, अब आ जाइए 10th हाउस। 10th हाउस का जो मालिक है उसके नक्षत्र उपनक्षत्र भी होते हैं, वो कहाँ पे बैठा है वो इंडिकेट करता है कि आपको क्या काम करना चाहिए, वो आगे क्लासेस में देखेंगे हम। तो 10th हाउस हमारे स्टेटस को, प्रोफेशन को, हमारे कर्म स्थान को बताता है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, हमारी इनकम का घर है, फ्लो ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का घर है, और लार्ज फ्रेंड सर्कल को दिखाता है। अगर किसी के 11th हाउस में राहु आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे उसके, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इफ एंड बट्स को छोड़ के। लेकिन अगर मैं ये बात करूं 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, हाई स्टेटस के लोगों से जान पहचान होगी, और बहुत पैसा कमाता है वो आदमी। और इसके बाद हम बात करते हैं 12वां घर। 12th घर देखते ही देखिए अब कितना फर्क है इंटरप्रिटेशन में। आपने किसी को पत्री दिखाई, आपके 12वें घर की दशा एक्टिवेट हो रही है, वो कह रहा है जी आप तो जेल जाओगे, क्योंकि 12वां घर तो कारावास का है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बंदा डर जाएगा कि भैया एक्सीडेंट हो गया, ठुक गया कोई बंदा, तो भी जेल जाना पड़ेगा ना। 12वां घर व्यय का है, एक्सपेंडिचर का भी है, जो भी प्लेनेट वहां बैठेगा वो उसकी एनर्जी खर्च ही होगी। अब मेरा जो गुरु है 12वें घर में बैठा है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अपनी विद्या खर्च कर रही हूँ, जो मैंने सीखा वो मैं खर्च कर रही हूँ। गेटिंग द पॉइंट। तो 12वां घर खराब है भी और नहीं भी, दोनों चीजें हैं इसमें, पॉइंट आपको देखना है, तो उसको उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है, 12th हाउस आपका एक्सपेंडिचर को भी दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, संन्यास को दिखाता है। ठीक है, और जो आप देखिए एसाइलम में जो लोग होते हैं, क्या है, आइसोलेशन में आ गया ना वो, एसाइलम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सन्यासी है, तो ये सब भी है। बाहर विदेश में सेटलमेंट, ये भी 12th हाउस है, खर्चा भी यही है, हॉस्पिटलाइजेशन भी यही है। तो हाउ टू इंटरप्रेट, एक घर बहुत सारी चीजों को बताएगा, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये बहुत आसान चीज नहीं है, जो कि लोग इतने इजीली इस चीज को ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी को इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसे रिसर्च हुई है। अभी मेरे साथ शायद सर जुड़े हुए थे, अमिताभ सर आप हैं मीटिंग में, देखती हूँ सर, वो देंगे आपको, बताएंगे कि कैसे आपके जो नंबर्स है ना, कितनी एक्यूरेट आप प्रेडिक्शन उससे कर पाएंगे। तो ये सब आपको मैंने आज जो बताया है उनको बोलिएगा जरा आएंगे, 1 मिनट सर को मैसेज कर। तो देखिएगा मेरे साथ अमिताभ सर है, अगर वो जुड़ते हैं तो मैं आपकी बात कराती हूँ। तो सर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और इन्होंने डेप्थ में, ही इज अ वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है
और उसको मैं यूज कर रही हूँ। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा उसमें कोई रकम नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको मैं कमर्शियल बेसिस पे कोई सेल करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको एक्यूरेसी बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी जो दशा इस समय चल रही है, मान लीजिए किसी की बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, और बुध की महादशा कौन से घरों को एक्टिवेट करती है? मान लीजिए आपका 5 नंबर आपने लगन में देखा था। अच्छा सर, अमिताभ सर जी आप आइए प्लीज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर, आप वीडियो ऑन करिए प्लीज, आइए। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। थोड़ा सा गाइड करिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो हम करते हैं, इसमें जो नंबर्स आते हैं वो हमारे को कैसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने में हेल्प करते हैं। जो केपी है वो ट्रेडिशनल से काफी कुछ फर्क है, इन द सेंस कि हम जो आप हाउसेस की बात कर रहे हैं, हम वैदिक में पहला भाव और दूसरा भाव, और भाव और राशि दोनों हम मान के चलते हैं दोनों एक ही है। बिल्कुल। केपी में भाव अलग है और राशि अलग है। जो जॉडियक है आपका 360 डिग्री का, 360 डिग्रीज, ये 30-30 डिग्री के इक्वल डिवीजन में बटा है। लेकिन भाव जो है, जो आपका लग्न है, आपका सेकंड हाउस, सेकंड थर्ड हाउस, ये सेम राशि के 0 डिग्री से शुरू नहीं होते, वो कहीं से वो, और उनका साइज भी 30 डिग्री बराबर नहीं होता। बिल्कुल। तो केपी में हिसाब ये है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका भाव और वो राशि जब सेम नहीं होते, उनके साइज अलग होते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको दिख कुछ रहा हो और वहां पे वो उस हाउस में हो ही नहीं प्लेनेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चलित कुंडली में आएगा ना? हाँ, ये भाव चलित जब आप कुंडली देखते हैं वैदिक में तो आपको आता है। जो भाव चलित नहीं देखते, सिंपल राशि चार्ट देखते हैं, उनको ये एक्यूरेसी नहीं पता चलती। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि केपी में इंपॉर्टेंट है स्टार लॉर्ड, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई प्लेनेट किसके नक्षत्र में है, उसके हिसाब से वो अपनी जो उसकी भुक्ति है, अगर उसका सपोर्ट नहीं करता उन हाउसेस का, जिनके बारे में आपने अभी जिक्र किया, बहुत सारे हाउसेस के बारे में आपने बताया। बिल्कुल। कि ये हाउस पर्टिकुलर प्लेनेट इस हाउस को कर रहा है, तो सिर्फ वहां पे ऑक्यूपेंसी के अलावा उसका जो लॉर्ड है, जो स्टार लॉर्ड है, जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा आ जाती है। तो केपी स्टार वन आपको, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको क्लैरिटी देता है कि कौन कौन से हाउसेस के स्टार लॉर्ड क्या है, साइन लॉर्ड क्या है, और उनके फाइनल सब डिवीजन, सब लॉर्ड। इसी तरह से प्लेनेट के भी देता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल हम थोड़ा और इसके बारे में, अभी तो मेरी रेगुलर क्लासेस रहेंगी तो उसमें हम और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिएगा, जैसे सर ने बताया कि एक हमारा लगन कुंडली है। अब जैसे मैंने आपको बताया, 12th हाउस किसको प्रेजेंट कर रहा है? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर को, हॉस्पिटलाइजेशन को, जेल को। अब प्रेडिक्शन जब करेंगे तो कह दिया जी आपका तो समय ठीक नहीं है, आप तो बीमार पड़ के हॉस्पिटल जाओगे या आपका जेल का योग बनता है। लेकिन जब हम इसी कुंडली को भाव चलित में आ जाएंगे, एक कुंडली और है जो कल मैं आपको एस्ट्रो सेज में ही बताऊंगी, पर एस्ट्रो सेज में क्या है कि वो मोबाइल फ्रेंडली तो है लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो आंसर्स गलत आते हैं और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये चीज। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे भाव चलित कुंडली में वो फिर टेक्निकल चीज आ जाती है, वो हम कल बात करेंगे। तो एक्यूरेसी से आपको पता चलेगा कि क्या हमारा प्रेडिक्शन कहां तक ठीक जाने की पॉसिबिलिटी है, वो हमें पता चलता है नक्षत्र से। देखिए, जैसे जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बाद क्या आएगा? प्लैनेट से बहुत ऊपर, अगर हम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बात करें तो बहुत दूर है नक्षत्र, और जो नक्षत्र जो है उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो रिजल्ट है, वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम इसको सबलॉट थ्योरी भी बोलते हैं केपी सिस्टम में। और सर से मैंने काफी कुछ सीखा है और इनके सॉफ्टवेयर को मैंने यूज किया है। आपको एकदम इसमें आप होरेरी भी, सर इसमें और क्या क्या फंक्शंस है सर? इसमें जितने भी केपी से रिलेटेड सारे कैलकुलेट, जैसे आप प्रश्न कुंडली का मैंने आपको, हाँ जी सर, 1 से लेके 249 नंबर तक की भी कॉम्बिनेशन है, और 2193 जो सब लॉर्ड लेवल है वहां तक की भी अगर किसी को जरूरत है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा तो ठीक है सर।
दूसरा एक ये प्लस पॉइंट है कि लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है और Yes. इसमें आपको पिन कोड के थ्रू एक्यूरेट लोकेशन के लिए भी ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। देखिएगा Correct, लोकेशन ख्याल में जैसे कोई डाल देता है कि ये प्लेस है, तो प्लेस का बहुत मैटर करता है। अगर वो प्लेस कई बार नेट पे नहीं आ रहा, वैसे तो आता ही है और सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको पिन कोड डाल के उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है उसकी वजह से अगर वो ठीक नहीं आएंगे तो हमारे कैलकुलेशन फर्क हो जाएगी और प्रेडिक्शन में आपको जो है दिक्कत आएगी, वहां प्रेडिक्शन आपका ठीक नहीं निकलेगा। आपको तो किसी ने बोल दिया कि आपके बच्चे के एग्जाम है, बच्चा तो पास हो जाएगा और उसका अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन हुआ इसका रिवर्स। तो ऐसी जो अनसर्टेनिटीज वाली इवेंट्स हैं उसको हम कैसे मेटेरियलाइज करें कि हम बिल्कुल एक्यूरेसी पे पहुंचे। देखिए प्रेडिक्शन करना, जो भेड़ चाल में हम प्रेडिक्शन करते हैं वो एक अलग चीज है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, हाउ डू यू नो कि आपको जो प्रेडिक्शन करके दे रहा है वो कितना एक्यूरेट है या नहीं है। अभी मेरे सामने सर एक मजे की बात है, एक कोई मेरे को पर्सन मिले, एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, पता चला कि वो कह रहे हैं मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो पढ़ के जो पढ़ते हैं वो सिखाते हैं और लिखा हुआ है 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे लोग जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बहुत जिनको कह सकते हैं कि दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं या बहुत डीप नॉलेज है, वो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए मैंने सर की हेल्प ली है। अमिताभ सर बहुत जीनियस हैं, उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इसमें आपको एकदम एक्यूरेसी मिलती है। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी, मेरा अभी कोई सच नहीं है, आप पहले सीखे चीज को, आपको अगर समझ में आएगा तो हम ये KP Star 1 के नाम से है और अगर आपको समझ में आता है तो उसको देखा जाएगा बाद में। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास आई थिंक काफी समय हो गया, मैं ओवर करती हूँ। कल 8:30 फिर मिलेंगे आपसे। अगर आपको पसंद आया तो एटलीस्ट थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सीखें और इसके साथ हम लोग अपनी लाइफ के लिए हम खुद ही इसको कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ को खुद ही नेविगेट कर पाए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। कल हम 8:30 नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू, So nice. थैंक यू। थैंक यू मैम। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, Thank you, टाइपिंग ma'am. किया। थैंक यू मैम। एक मिनट वॉइस